अशोक के जो स्क्रिबलिंग्स थी उसका विषय यानी कि उसके अभिलेखों का विषय क्या था? सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट ऑफ स्क्रिबलिंग मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, ज्यादातर प्रशासनिक, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव। इकोनॉमिक सब्जेक्ट फाउंड इन रुम्मनदेई, रुम्मनदेई का जो अभिलेख था, रुम्मनदेई की स्क्रिबलिंग थी, वो उसमें जो है वो केवल इकोनॉमिक सब्जेक्ट पाया गया, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है यही इसका मेन सब्जेक्ट था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ज्यादातर प्रशासनिक, केवल रुम्मनदेई में आर्थिक विषय पाए गए। इकोनॉमिक सब्जेक्ट फाउंड इन रुम्मनदेई स्क्रिबलिंग। डन। अच्छा, लिपि कौन सी थी, किस लैंग्वेज में बनाया गया? तो सबसे ज्यादा ब्राह्मी इस्तेमाल की गई है। लिखो ब्राह्मी, सबसे ज्यादा ब्राह्मी इस्तेमाल की गई है। और दूसरी लिपि है, राइटिंग का लैंग्वेज क्या था? खरोष्टी, खरोष्टी, खरोष्टी। खरोष्ट की खास बात क्या होती है, एग्जाम में पूछा गया है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब जैसे आज उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू ऐसे लिखते हैं ना, दाएं से बाएं। तो देखो लैंग्वेजेस भी, लैंग्वेजेस का परिवार आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं भारतीय संस्कृत की बात करता हूं। अशोक को सबसे ज्यादा महान माना जाता है, ठीक है, हमारे साम्राज्य में। दाएं से बाएं लिखी जाती खरोष्टी लिपि। कहां हमें देखने को मिली, कहां पर इस तरह के हमें स्क्रिबलिंग्स मिले? शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा में, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में इस तरह के खरोष्टी लिपि के हमें अभिलेख मिले, खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले। अच्छा, अशोक ने जो पत्थरों पर, ये भी देखो क्वेश्चन कहां कहां से पूछ लेते हैं, ठीक है। ये मैंने सारे क्वेश्चन से निकाले हुए हैं, मजा आया तुम्हें आएगा कितना कितना वो डीपली जो है नॉलेज। एक बार ये भी देखना, ये मेरी हेडिंग्स है ना, इनको एक बार पढ़ने की कोशिश करना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मतलब हर चीज क्वेश्चन बनाया उन्होंने। अशोक हो गए, बुद्ध हो गए, जैन हो गए, गुप्त वंश हो गया, ये सब तो फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी के। इनके बिना तो यूपीएससी तड़पता रहता है, जल बिन मछली। तो पूछ लिया कि बताओ सब कुछ ठीक है, बोले आपको सब कुछ बताओ, बोले बताओ पत्थर कौन सा था जहां पर वो बनाया गया? तो मोस्टली सैंडस्टोन्स, ठीक है, बलुआ पत्थर पे ये स्क्रिबलिंग यानी कि जो इन्होंने जो गढ़वाया था वो यही था। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रभु, सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन तुमसे क्वेश्चन नहीं याद कराना है, तुम्हें बताना है कि किसी भी चीज पर कितना, मतलब अशोक के अभिलेखों पर कितने तरह के क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, पूछ लिया कि अशोक के अभिलेख की खोज किसने की? मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये हिंदुस्तानी बाद में खोज पर, पहले आए अंग्रेज, हमारा खोद के चले गए, और जो हमें खोजे अपने यहां लेकर चले गए, वहां से पढ़कर हमें बता देखो तुम्हारा इतिहास ऐसा रहा है। तुम ऐसे बोला हाँ प्रभु, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारा इतिहास ऐसे ही था, हम तो ही है बकलोल, बेकार आदमी है। तो उन्होंने हमें ऐसे ही पढ़ाया हिस्ट्री हमारी, ठीक है, हिस्ट्री हमें ऐसे ही हमारी पढ़ाई गई है। इसीलिए हम भारतीय सिर्फ नागरिकता के आधार पर भारतीय हैं, बहुत ज्यादा हमारी सोच भारतीय नहीं है। खोज हमारी किसने की इसकी, अशोक के अभिलेखों की? दिल्ली में टी फाइंडर, 1750 में उसने टी फाइंडर ने खोजा था, टी फाइंडर। और सबसे पहले रीड किसने किया था? दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले खोजा किसने था? हु सर्चेस डिस्कवर दिस? टी फाइंडर, 1750 में। सबसे पहले पढ़ा किसने था, इस लिपि को पढ़ा किसने? अच्छा देखो, हमारा अभिलेख हमें नहीं पढ़ना आता था, ठीक है। हम सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा। फर्स्ट रेड बाई, डिकोड बाई जेम्स प्रिंसेप। अब इसने पढ़ के जो तुम्हें बताया, तुम हाँ 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 भैया सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो भैया, हम ऐसे करते चले आए, ऐसे ही हमारा इतिहास बना, पीढ़ी दर पीढ़ी हमने एक दूसरे को समझाया ऐसे ही। सबसे टफ क्वेश्चन ये था इसका, वास्तु, राइट। वास्तु के बारे में लिख लो, यानी कि जैसे हम आज भी अपना सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ के रूप में, और अगर हम भारत के जो है सिंबल में भी यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा शेर बना हुआ है, शेर के नीचे जो है चक्र बना हुआ है, चक्र के दोनों तरफ जो है वो जानवर बने हुए हैं, उसके नीचे उल्टा कमल रखा हो चबूतरे पर। तो तुमने कभी भी जो है अशोक स्तंभ के रूप में जब हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह देखा होगा, जब आप आईएएस बनोगे तो आपकी मेज पे मिलेगा आपको रखने के लिए, तो ध्यान से वो कैसे बना हुआ उसका हम जो है आर्किटेक्चर देखते हैं, राइट। वो क्या है इसका आर्किटेक्चर? इसमें स्क्वायर जो है वो बेस है, चौकोर चबूतरा है, जो प्लेटफॉर्म है वो स्क्वायरिश है, चौकोर चबूतरा, उसके ऊपर उल्टा कमल रखा है, इन्वर्टेड लोटस ऑन दैट, राइट, ऑन टॉप ऑफ प्लेटफॉर्म, इन्वर्टेड लोटस, उल्टा तुमने देखा होगा कमल उल्टे की तरफ से रखा हुआ है। दूसरा, ये गोलाकार है, बाहर से ये पेरीफेरी लेता है, गोलाकार है, यानी कि जो है राउंडेड है, और एकल पत्थर से बना है, सिंगल स्टोन, मेड बाय सिंगल स्टोन, ज्वाइंट्स नहीं इसमें।
खास बात है, ये पूछा था, ऑप्शन में दिया था, क्या ये स्थापत्य संरचना है? नहीं, ये स्थापत्य संरचना यानी कि ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं है। स्थापत्य का मतलब जैसे किले जो बनाए जाते हैं, महल बनाए जाते हैं, ये स्थापत्य संरचना होते हैं। नहीं, ये मूवेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। तो ये क्या होता था, ये जो है लैंडेड आर्किटेक्चर नहीं थे, ये स्थापत्य संरचना नहीं थी, ये मूवेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह इन पिलर्स फॉर्म में लेकर जाते थे। क्लियर है? तो इसकी डिजाइन ऐसी थी। चलो, अब चूंकि मैंने कहा था कि भारत में जो है, हम जैसे इतिहास में हमें पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बेसिकली हम ये देखते हैं, राजवंशों के बारे में पढ़ लेते हैं, युद्धों के बारे में पढ़ लेते हैं, वॉर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, डेट्स याद कर लेते हैं, हमें लगता है कि यही इतिहास है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, क्रॉनिकोलॉजिकल स्टडीज हम इनकी कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि दिस इज अ हिस्ट्री एंड नाउ वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। बट यूपी जो एनसीईआरटीज है वो कहता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन अ होलिस्टिक वे। केवल राजवंश यानी डायनेस्टीज, कुछ कुल यानी कि क्लान, ये अकेले जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को यानी उस समय का जो देश काल है उसके बारे में सब कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, इनका एक स्पेसिफिक कल्चर हो सकता है, इनका अपना सेगमेंट हो सकता है, बट सवाल है कि क्या जनता जो है, जो हमारी बेसिक जो हमारी पॉपुलेशन है, वो क्या बिहेव कर रही है, वो किस तरह से लेके चल रही है, क्या वो राजा के आदर्शों को अपना रही है, क्या वो राजा की चीजों को अपना रही है या नहीं अपना रही है, इसके बारे में वो कहते हैं कि इस पर हमें एक बड़ी जो है बड़ी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए लिखो, हेडिंग डालो, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। लिखो, जीवंत गांव और उभरते कस्बे, जीवंत गांव और विकसित होते कस्बे या उभरते कस्बे। फ्रॉम विलेज टू टाउन्स, राइट, लिखो, गांव से कस्बों तक। तो गांव से कस्बे जो है, हमने इससे पहले पढ़ा कि जो उस समय का अर्बन कल्चर था वो किलों के आसपास डेवलप होना शुरू हो गया था, जहां राजा एक ऊंचे स्थान पर रहता था, ठीक है, एक राइज प्लेस पे रहता था, हाई प्लेस पे, और आसपास जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक गतिविधियां थी, सैन्य गतिविधियां, आर्मी एक्टिविटीज, वो बड़ी ज्यादा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा जो है वो रिच हुआ करता था। लेकिन सवाल है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कल्चरल एक्टिविटी है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो क्या अंतिम हिस्से तक पहुंच पाई? क्योंकि बहुत बड़ी आबादी हमारी गांव और कस्बों में रहा करती थी। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो उस समय का सेटअप था वो किस रूप में था, उस समय के गांव और टाउन के बारे में स्टडी करके हमें काफी कुछ जानकारी पता चल जाएगी कि एक्चुअली में हम किस तरह के एक हॉलिस्टिक, जिसे हम लोग कहते हैं, हमारे कल्चरल सेटअप में क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो लिखो, फ्रॉम विलेज टू टाउन, यानी गांव से कस्बों की तरफ। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो चुके थे? लिखो, इस समय राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, नए नए, लिखो, रीजन क्या था कि गांव से कस्बों का एक विकास क्यों हुआ, यानी किलों से बाहर निकलकर, उस किंगडम से बाहर निकलकर, महाजनपद से बाहर निकलकर दूर दराज के गांव तक जो है वो विकास यात्रा कैसे तय हुई, उस समय की डिमांड क्या आई थी, उस समय की डिमांड को समझना बड़ा जरूरी है। फ्रॉम विलेज टू टाउन, लिखो, राइज ऑफ न्यू किंगडम, लिखो, नए नए राजधानियों का उदय हुआ, नई नई राजधानियों का उदय हुआ। तो राजधानी में उदय हुआ, जैसे हमारे शहर हैं, तो आज हमारे शहर जैसे से, आज हमारा देखा कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास इतना बड़ा अर्बन कल्चर नहीं था। आज हमारी लगभग 40% से ज़्यादा आबादी अर्बन होने की तरफ बढ़ गई है। तो हमारे शहरों में क्या हो रहा है, फूड डिमांड आ रही है, तो खाने पीने के जो है वो सामान की हमें डिमांड बढ़ती है। तो ये कहाँ पर होता है, ये हमारा बेसिकली गाँव हम उसको सप्लाई करते हैं। ये सिस्टम आज भी चल रहा है और पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलता है। लिखो, राइज ऑफ फूड डिमांड ड्यू टू दिस, तो इसका मतलब हुआ ड्यू टू दिस। इसके बाद क्या हुआ, लिखो, अतः खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई। कि किंगडम का मतलब ये होता था पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। आप शहर क्यों जाते हैं? ताकि आपको नौकरी मिले, आपका इनकम ज्यादा बढ़ जाए, तभी तो आप शहर जाते हैं। राइज ऑफ फूड डिमांड, देखो, खाद्य जरूरतों में उछाल आया। नेक्स्ट वन, डिस्कवरी ऑफ आयरन। इसी समय मैंने बताया था आयरन प्लॉ की खोज हुई, डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे की खोज हुई। सो देयर आर मोर फॉरेस्ट अंडर एग्रीकल्चर। अब वनों को काट के हमने जो है वो कृषि कार्य शुरू कर दिया। आयरन से हम कुल्हाड़ी बनाने लगे, हंसियां बनाने लगे। देखो, ज्यादा से ज्यादा वन अब कृषि भूमि में परिवर्तित होने लगे। ज्यादा से ज्यादा वन अब कृषि भूमि में परिवर्तित होने लगे, यानी अब मनुष्य एक स्पेसीज नहीं रह गया था, अब वो डोमिनेंट हो गया था एग्रीकल्चर नेचर के ऊपर। नेक्स्ट लिखो, सरप्लस प्रोडक्शन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे।
मतलब जितनी हमारी आवश्यकता थी अब हम उसके सरप्लस चले गए, अब हम डिफिसिट नहीं रह गए, हमारा नेचर बदल गया, अब हमने उसको संग्रहण करना शुरू कर दिया, हमने वनों को काट के अपने खेतों का आकार बढ़ा लिया, हमने पशुओं को जो है वो खेतों में लगा दिया, एनिमल हस्बेंड्री हम करने लगे, तो धीरे धीरे हमारी ताकत बढ़ती चली गई। नतीजा क्या हुआ, हमें सरप्लस प्रोडक्शन मिलने लगा। जैसे आज सरकार कहती है कि भाई हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमने गेहूं उत्पादन किया, आपने देखा रिकॉर्ड, ऐसे कुछ ऐसे आता है हेडिंग कि गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन, ठीक है, तो इस तरह के हमारे, या चावल का रिकॉर्ड उत्पादन, इस तरह आपने हेडिंग देखा होगा। तो ये उस समय से भी कहानी चली आ रही है। सरप्लस प्रोडक्शन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन। नेक्स्ट वन, ड्यू टू दिस ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स, तो अब क्या हो, जैसे मान लो कपास उगाने लगे आप, जूट उगाने लगे, रेशे उगाने लगे, तो प्रोडक्शन इज नॉट अबाउट कि गेहूं चावल, आप प्रोडक्शन बढ़ाने लगे, रेशम के जो कीड़े पालने लगे, तो आपका उत्पादन जब बढ़ा तो इनको यूटिलाइज करने के लिए क्राफ्ट, जब भाई पेट की आग बुझती है। आज भारत में क्यों नहीं ये चीज हो पा रही है, क्योंकि भारत में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा क्या हो रहा है कि आज सबका पेट भरना ही सबसे बड़ी समस्या है। भारत की 42% आबादी कुपोषित है। भारत में अभी भी ऐसे जो है लगभग माना जा रहा है कि लगभग मान लीजिए कि बुरी से बुरी हालत में 18 से 19 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दोनों वक्त का खाना नहीं पाते हैं। तो सवाल ये है कि जब कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन कहाँ हुए, तो भजन वजन की बात तो तब आएगी जब पेट में जो है वो चारा चला जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। तो क्या हुआ कि जब राष्ट्र में लोगों की भूख पूरी हो जाती, चाइना क्यों इतना आगे चला गया, चाइना के लोग क्यों जो है वो प्रोडक्शन में आगे चले गए, चाइना क्यों पूरी दुनिया की फैक्ट्री कन्वर्ट हो गया, जो जैसे कहते हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो क्यों करने लगा, ठीक है, इसको इकोनॉमी ऑफ स्केल क्यों कहते हैं। उसका सिंपल सा फंडा है कि लोगों की 1970 तक वो भुखमरी का शिकार, अकाल का शिकार थे, उन्होंने पर्याप्त प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया, एग्रीकल्चर इन्हांसमेंट किया। तो जब लोगों का पेट भरने लगा, लोगों को लगा नहीं हमारा खाद्य सुरक्षा हो गई, सबसे बड़ा डर हमारे पास है कि रात में हम खाएंगे क्या। तो जब खाद्य सुरक्षा हो गई, वहां से इनकम सुरक्षा आ गई, तो लोगों ने अब इनोवेशन करना, टेक्नोलॉजी को अपनाना, स्किल एनहांस करना, इस पर ध्यान देना शुरू किया। यही सबसे बड़ा फंडा होता है। वो पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। तो जब भारत सोने की चिड़िया में कन्वर्ट हुआ, उससे पहले कुछ और भी चीजें हुई, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर को, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, एग्रीकल्चर को डोमिनेंस किया, सरप्लस प्रोडक्शन किया हमने। तो नतीजा क्या हुआ कि लोगों की एक आजीविका सुरक्षित होने लगी, और उधर जो है वो जो राजधानियां थी वो डिमांड करने लगी, तो डिमांड करने वाले सप्लाई करने वाले आसपास आ गए। तो ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स लिखो, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प की वृद्धि हुई। अब जब आप हस्तशिल्प बनाएंगे, कपड़े अच्छे बनाने लगे, सूती कपड़े, रेशम के कपड़े, हथियार, माला, ठीक है, ज्वेलरी, ठीक है, गांव में बनी हुई चीजों का जो है उत्पादन करने लगे। तो नतीजा क्या हुआ, इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स, और धीरे धीरे लिखो व्यापार और वाणिज्य में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। तो कभी तुम गांव गए हो तो तुमने देखा होगा गांवों के आसपास एक हाट लगती है, अभी भी तुमने देखा होगा, पशु मेला लगता है, हाट लगती है, साप्ताहिक बाजार लगता है, वीकली मार्केट लगती है, शायद आपने देखा हो। तो क्या होता है वहां पर, जैसे मान लो मैंने अपना सामान बनाया, तो जैसे हम लोग छोटे थे तो दादी हमारी जो है एक साप्ताहिक बाजार लगा करता था, तो गांव से 6-7 किलोमीटर दूर था। तो वहां पे क्या होता था कि शहर से बनी हुई वस्तुएं भी मिल जाती थी, हमें सब्जियां मिल जाती थी, आइसक्रीम मिलती थी, सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो दादी के साथ इसीलिए जो है वो उनकी उंगली पकड़ के चल दिया करता था। 6-7 किलोमीटर चलने का भी लालच था कि हाँ चलो कम से कम वहां जाएंगे तो आइसक्रीम मिलेगी वहां पे। तो वो आइसक्रीम दिला के लेकर आती थी, या और भी जो खिलौने विलौने जो फूंक मारो तो आवाज करता था, उस समय यही सब लग्जरी हुआ करता था, और क्या था। तो वो खिलौने विलौने मिल जाते थे, साइकिल छोटी छोटी प्लास्टिक की मिल जाती थी, उस समय थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई थी, या तमाम जो है खिलौने मिल जाते थे। तो हमें लगता था कि ये चीज़ें जो है वो टाउन्स में या अर्बन, ये गांव में नहीं मिला करता था। जब हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो हमें ग्रामीण मेलों में हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती थी, आपने भी शायद देखा होगा। तो ये कल्चर हमारा आज का नहीं है, ये हम बहुत पहले से लेकर चल रहे हैं। तो क्या होता था कि उस पेरीफेरी में जो एक टाउन या एक मेथड होता था, वहां पर न्यू टाउन एंड सिटीज का डेवलपमेंट लिंक करते हुए डेवलपमेंट हो जाता था, और वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी एक आते थे, जैसे एक गांव से गया, उस जगह पर एक बीच का हिस्सा होता है। टाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट कस्बों का था कि वो लिंक करता था, टाउन जो होते, कस्बे जो होते हैं, वो शहर और गांव को लिंक करने वाले होते हैं। गांव से जो उत्पादक है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, मान लो शहर के व्यक्ति को पनीर चाहिए, दूध चाहिए, उसने सुना है गांव का बड़ा शुद्ध होता है, तो आप क्या वो उस मार्केट पे गए, वहां पे वो अपना सामान ले आकर उन्होंने बेचा, बेचने वाले पहुंचे और खरीदार होने वाले। तो डिमांड सप्लाई को जो मीट करने वाला कॉन्सेप्ट था वो टाउन्स थे हमारे। तो ये बहुत पुराना हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज अ फ्रिंजिंग टाउनशिप जो है वो डेवलप होने शुरू हुआ। लिखो लिखो इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज। लिखो इसके कारण नए कस्बों और शहरों का जन्म हुआ या उदय हुआ। नेक्स्ट वन, इट वॉज नोन एज एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। इसे
द्वितीय शहरीकरण का युग कहा जाता है। जब हमारे साम्राज्य बनने शुरू हुए तो द्वितीय शहरीकरण, पहला शहरीकरण तो हड़प्पा था, तो हम भारत में सबसे समृद्ध अर्बनाइजेशन कल्चर के लोग थे। दूसरा अर्बनाइजेशन शुरू हुआ जब धीरे धीरे ये रजवाड़े, धीरे धीरे शक्ति केंद्र जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप हुए। इट इज नोन एज द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है। तो उल्टा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डिफाइन द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। पेपर 1 के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय शहरीकरण के युग से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, द्वितीय शहरीकरण के युग से आपका क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन बाय द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट लिखो, फंक्शन ऑफ टाउन्स। इन कस्बों की क्रियाविधि क्या थी, लिखो कस्बों के कार्य। सम वर रिलीजियस टाउन, अब कुछ धार्मिक थे, जैसे यहां पर कोई नदी के किनारे कोई वहां पवित्र स्थान हुआ करता था, तो सम वर रिलीजियस टाउन, कुछ धार्मिक कस्बे थे। नेक्स्ट वन, सम वर एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ प्रशासनिक कस्बे थे जहां से प्रशासन चलाया जाता था, प्रशासनिक कस्बे थे। सेवरल टाउन्स वर ट्रेडिंग, कुछ व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे, खासतौर पे जो कोस्टल एरिया के आसपास थे। कोस्टल यानी तटीय इलाकों में, अगर हम भारत के तटों में देखें तो वो ट्रेडिंग टाउन्स के रूप में डेवलप हुए, यानी वहां से व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। जैसे कोलकाता में हुगली का इस इलाका हो गया, लोथल के आसपास का इलाका गुजरात में हो गया, इस तरह अन्य हिस्सों में जहां से तटीय व्यापार संभव था वहां पर ये कार्य होते थे। सेवरल टाउन्स वर ट्रेडिंग। देखो, इस समय के 2 कस्बे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। उस समय के 2 कस्बे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक मथुरा, अभी भी बहुत प्राचीन शहर के रूप में जाना जाता है, मथुरा। दूसरा अरिकामेदु, अरिकामेदु। तो मथुरा के बारे में अभी आप जानते हैं कि एक धार्मिक शहर है, एक रिलीजियस टाउन है, और कृष्ण की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तमाम इसको लेकर आपको बहुत सी चर्चाएं, बहुत सी चीजें पता होंगी, ठीक है। अभी भी ये सैक्रेड प्लेस के रूप में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जाना जाता है। तो ये बेसिकली सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण, लिखो कुषाण की यह दूसरी राजधानी थी। बाकी इंफॉर्मेशन जब कुषाण पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। कुषाण की दूसरी राजधानी थी। इट वॉज सेंटर ऑफ टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, यह मंदिरों और मठों का केंद्र था। नेक्स्ट वन, दे आर नोन फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, ये अपने कला और वास्तुकला के लिए, वास्तुशिल्प के लिए जाने गए। यहां पर जो बुद्ध की मूर्ति बनाने की जो कला थी वो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर कही गई, ठीक है। कुषाणों के समय यह विकसित हुई थी। आगे चलकर मैं बुद्ध की मूर्ति कला जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। बुद्ध की 4 तरह की मूर्ति कलाओं का विस्तार हमें देखने को मिलता है। उसमें एक शैली थी मथुरा, भरहुत। उसमें मथुरा जो है वो एक बहुत फेमस शैली थी। इसकी शैली के बारे में आगे जब हम बात करेंगे तो वहां देखेंगे। तो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर यानी मथुरा की जो मूर्ति कला थी वो विकसित हुई यहाँ पर मथुरा की। बड़ा ही माइन्यूटली इसमें डिटेल दिया जाता था। मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। नेक्स्ट वन, अरिकामेदु। जैसा मैंने बताया था कि जो हमारे ट्रेडिंग टाउन्स थे वो मोस्टली कोस्टल इलाके में हुए। तो अब देखो, मैंने इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं। कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर, लिखो ये तटीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, तटीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पॉटरीज वर फाउंड, यहां पर मृदभांड पाए गए, बड़े खूबसूरत मृदभांड पाए गए, यानी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट लिखो, शहरों के विषय में जानकारियां, फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, शहरों के विषय में जानकारियां। अब मुझे तुम बताओ, आज तुम तालिबान में, मैं तुम्हें अफगानिस्तान भेज दूं और तुमसे कहूं कि वहां के ट्रेड, वहां की चित्रकला, नई मूर्ति कला, नई वास्तुकला, नया संगीत, इसके बारे में तुम हमें जानकारी दो। अब तुम्हें भेज दूं अफगानिस्तान, काबुल में उतार दूं, तुमसे इसके बारे में पूछूं कि बताओ चित्रकला कितनी विकसित हुई। मूर्ति कला विकसित होने का सवाल ही नहीं उठता। बानियान में मूर्ति थी बुद्ध की, वो भी उड़ा दी, बम से उड़ा दी जब सही नहीं तोड़ पाए तो, और कई दिन तक बम लगाया उसमें। तुमसे मैं वहां के संगीत के बारे में पूछूं, गोली मार दिया उसको, संगीतकार को, एक असर कलम कर दिया। तो ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये बकैती क्यों तुमसे बोल रही है कि वहां पे ये धार्मिक शहर था, वहां पर ये जो है वो फलाना शहर था, यहां पर ट्रेड हुआ करता था, क्या बात कर रहा है।
अगर ऊपर की राज सत्ता नीचे के गांवों को पढ़ा रही है, तो नीचे का जो व्यापारिक केंद्र हो रहा है, जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जो विलेज प्रॉस्परस हो रहे हैं, टाउन्स प्रॉस्परस हो रहे हैं, वो तभी हो सकती है जब सत्ता जो है वो लोगों के हित के लिए काम कर रही हो। सत्ता में हर पहचानों को समाहित किया जा रहा हो। भाई तालिबान भी तो एक सत्ता है, तालिबान भी एक शासन है, हमेशा शासन रहा है। मुसोलिनी भी एक शासन था, हिटलर भी एक शासन था, तो रूलिंग तो थी। पर अगर ये शरीयत को छोड़कर और किसी पहचान को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसमें भी मारामारी कर रहे हैं, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पहचानों का संकट खड़ा हो जाएगा। डन। तो हमारे शहर और हमारे कस्बे हमारी पहचानों, उस समय की हमारी सत्ता के बारे में जानकारी देते हैं। यही बताने की कोशिश है कि क्या उस समय की सत्ता सहिष्णु थी, असहिष्णु थी, टॉलरेंट, इनटॉलरेंट थी, लोगों के हित के लिए काम करती थी। भाई मुझे व्यापार करना है, क्या बिना सड़कों के, बिना सरायों के व्यापार हो सकता था? राजा का कर्तव्य होता था। राजा रात में जाकर पहरेदारी करके वो देखता भी था कि जो सराय में नागरिक रुक रहे हैं, व्यापारी रुक रहे हैं, उनको सही से, मतलब कारवां चलता था, उनका कारवां हुआ करता था, मतलब बैलगाड़ियों का रेला चलता था, उनकी सुरक्षा हो रही है, रास्ते में उनको कोई लुटेरे लूट तो नहीं रहे हैं, सराय जो है वो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हत्याएं तो नहीं हो रही है रास्ते में। तो ये राजा का कर्तव्य हुआ करता था, तभी तो उसके यहाँ व्यापार आगे फलेगा फूलेगा। नहीं तो कौन जाएगा व्यापार करने जान की बाजी लगा के? नावें अच्छी हैं कि नहीं, पोर्ट्स अच्छे डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हुए हैं, बाजार अच्छे हैं कि नहीं। और फिर सवाल है कि बाजार में खरीदोगे क्या जब नागरिकों की परचेसिंग पावर पैरिटी अच्छी नहीं होगी? तो जब क्रय शक्ति क्षमता अच्छी नहीं होगी तो बाजार में तुम खरीदोगे नहीं कुछ। समझ गए? ये क्यों पढ़ा रहा हूं? ये बताता है कि शासन तंत्र कितना महत्वपूर्ण होता है।